ये कश्मीर को ये बताना चाहती हैं कि तुम कमज़ोर ने असहाय हो और हम जैसा चाहें तुम्हारे साथ वैसा हम बुरा व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि तुम एकमात्र मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हो और तुम्हारी वहाँ पे सरकार है। तो लेकिन सरकार हमारी है, तुम्हारे ऊपर हमने वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा के रखा है, तुम्हारा हमने अपमान भी किया, तुम्हें 2 टुकड़ों में बाँट दिया, तुम्हारा राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया और हमने तुमसे चुनाव से पहले कहा था कि राज्य तुमको दे देंगे, लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें दें और हम ये झूठ बोलते रहे थे, हम झूठ बोलते रहेंगे। हम ये मक्कारी करते रहे थे, हम करते रहेंगे। जिस देश के नेता अपने देश के राज्यों के सगे ना हों, उस देश के नेताओं से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो देश का भला करेंगे? जिस देश के नेता आज 2.5 साल बाद भी, सवा 2 साल के बाद भी मणिपुर में ना गए हों और उसको पराया कर दें, उस देश के नेता इस देश के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे सर? ओम सैनी जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मणिपुर तो बार-बार सालता है और और कमाल है, पूरा पूरा देश कह चुका है। लेकिन क्या मजाल है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ एक कदम तो रखें, दुनिया में घूम आए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। मैतेई भी इंतजार कर रहे हैं, कुकी भी इंतजार कर रहे हैं, सामान्य जन भी इंतजार कर रहा है, प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आ जाए तो शायद सारा मसला हल हो जाए, लेकिन वो तो कुछ और ही हो रहा है। तो दिलचस्प बात ये देखिए आप, अभी जो ये सिंदूर वाला सारा सिलसिला हुआ, तो जो आपने डेलीगेशंस भेजे थे, उन डेलीगेशंस का असर ये हो रहा है कि जो लोग गए थे उनमें कुछ और चीजें पैदा हो गई। थरूर साहब जिस तरीके से कुछ बहकने लगे हैं आकर के, जो कांग्रेस के बड़े लोकप्रिय सांसद हैं और जिनको जो समझने लगे थे कि उन्होंने कोई सर्वे करवा लिया अपने केरल के अंदर, उसमें लगा कि थरूर एक ऐसा आदमी है जो केरल का मुख्यमंत्री बन सकता है कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप। उसके बाद से उन्होंने तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए, वेणुगोपाल और उनमें एक बहस चल गई और थरूर कह रहे हैं कि ये तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका वो तो इजहार होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने आर्टिकल भी लिख दिए, उन्होंने अपना मन भी बता दिया और उनके संगठन ने, हालांकि केरल कांग्रेस ने उनको डांट से लगाई है, लेकिन ये देखिए ये ऐब आने लगा है। और जे अच्छा, इनको मेरा ख्याल है कि वर्तमान केंद्र सरकार को रेडीमेड लोग चाहिए और रेडीमेड में जैसे ग्वालियर से सप्लाई हुए और मिनिस्टर वैसे वो सोचते हैं कि थरूर अगर इधर आ जाए तो विदेश मंत्रालय का काम कुछ बेहतर हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से चल रहे हैं ये, लेकिन ये संगत का असर है। आपने इतने से दिन आप कुछ एक वीक के लिए गए थे, एक वीक के बाद में आप लौटे तो आपके सारे सारे क्या कहते हैं क्रियाकलाप ही बदले हुए हैं। ये भी आप विचारणीय है और इस पे भी गौर करना चाहिए। और फिर देखिए अब कितने जल्दी भूल गए, हमारे यहाँ भी जो है एरोप्लेन वाला जो सिलसिला बना उसमें क्या कुछ हो रहा है। अब अभी जो इसके विमानन वाली जो एक इंस्टीट्यूशन है उसने कहा है कि किस तारीख से पहले क्या कुछ सारे वो जो कट ऑफ करने वाले स्विचेज हैं उनकी जांच सारी एयरलाइंस को देनी है। 21 तारीख उसकी लास्ट डेट है। अब ये इस तरह के अफलातूनी ख्यालों से चीजें बनती है तो लोग उसके बाद में कथाएं गढ़ते हैं, बातें बनाते हैं और फिर कई नतीजों पे पहुंचते हैं। गलती पायलट्स की थी या गलती इस बोइंग के बनाने में ही है या गलती कुछ और है। तो ये बातें भी, तो इस पे कोई जिम्मेदारी से भरा हुआ कोई बयान भी नहीं आता। मणिपुर पे कोई बयान उस तरीके से प्रधानमंत्री जाते नहीं। एरोप्लेन वाले इस मामले में भी प्रधानमंत्री का कोई खास दिलचस्पी अभी है नहीं। तो ये सब दिलचस्पियां पैदा करनी पड़ेंगी साहब, वरना तो लोग वक्त पर आने पर पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जी भारत और अमेरिका की डील तो अटकी पड़ी है, लेकिन उसमें एक मुद्दा भारत ने उठाया कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे क्योंकि आप अपनी गायों को नॉन-वेज फूड खिलाते हो। जो नगेट्स दिए जाते हैं प्रोटीन के, नॉन-वेज नगेट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत ने हाँ कर दी है। इसका मतलब है कि भारत ने हाँ कर दिया है कि हम किसी भी हालत में भारत की जो सोच है, जो वेजिटेरियन सोच है, गाय और भैंस के दूध के जो वेजिटेरियन होना चाहिए, वहाँ पे नॉन-वेज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन साहब ऑस्ट्रेलिया ने तो लिख के दिया था कि हम अलग से सारे डेयरी फार्म जो खोलेंगे, उसमें सभी गायों को प्योर वेज फीड देंगे, तो आप उसको स्वीकार कीजिएगा। तो भारत ने उसको एक तरह से उस टाइम हाँ कहा था। अब अमेरिका भी हाँ करने जा रहा है, यानी कि हमें पिक्चर ही दिखाई जा रही है, देखो हम कितने स्ट्रिक्ट हैं कि हम दरअसल नॉन वेज फीड वाला डेयरी प्रोडक्ट स्वीकार नहीं करेंगे। कि अमेरिका ने अपनी वो योजना पहले से तैयार करके रखी हुई है, जहां पे उसने सैकड़ों हजारों डेयरी फार्म अलग कर दिए गए हैं सारे, जहां पे उनको जो फीड दी जा रही है वो वेजिटेरियन नगेट्स की दी जा रही है। और अब वो कहेंगे देखो हमने तुम्हारी बात मान ली कि नॉन-वेज फीड वाले हम नहीं देंगे। ये आके देखो हमारे सैकड़ों हज़ारों डेयरी फार्म उनके अंदर वेजिटेरियन फीड दी जा रही है। अब बोलो आप क्या कहते हो? तो तब ये इसको स्वीकार कर लेंगे। यानी कि स्वीकार तो करना है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को एहसान दिखा के देखो हम अपनी बात पे अड़े रहे और नॉन-वेज डेयरी फूड जो है जो लाल निशान वाला होता है आजकल आते हैं लाल निशान, हरा निशान आता है खाने की चीज़ों के ऊपर। देखो हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने आपकी रक्षा की है, आपकी भावनाओं की रक्षा की है। लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपने डेयरी का जो सेक्टर है वो वेज सो कॉल्ड उसने प्रोडक्ट अपने के आप लिए को खोल दिया ना अल्टीमेटली। ओम सैनी जी। सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया ये कहना पड़ेगा साहब, सरेंडर। भाई आजकल बड़ा लोकप्रिय लेकिन वो शब्द है, तो ये सरेंडर दिखाएँगे कि कर देखो लाल निशान वाला हमने अस्वीकार कर दिया। दिया। देखिए शायद पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले और हमारे जो इन सबको पालने वाले पशुओं को और उनकी इन सबको, तो उनके उनके लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा। जिस तरीके से अगर वो बनते हैं और जो एक्सपोर्ट करते रहे हैं और अ, उनका अपना एक धंधा था, उस पे जो अगर असर होता है, तो इसको तो वैसे ही। लेकिन किसानों ने देखिए इतना सब कर लिया, इतना आंदोलन कर लिया, इतनी सारी बातें कर ली, उसके बावजूद अ, रोज सुसाइड भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इन बातों को उस तरीके से देखते नहीं, जो अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। और फिर ये नहीं देखिए हमारे यहाँ नॉन वेज वाला सिलसिला हमारे जितना भी समुद्र तटीय इलाका है, सारा का सारा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, तो सी फूड सब खाते हैं ना सब। तो सी फूड को नॉनवेज नहीं मानते क्या? तो सब चल रहा है ना उस वक्त। वो कुछ नहीं, लेकिन वैसे भी क्योंकि 70 नागपुर के से 72% नाग आदमी हिंदुस्तान में नॉन-वेज है। 70 से 72% जी नॉन-वेज हैं और बाकी 28% के करीब वेजिटेरियन हैं। बिल्कुल सर, उसके बाद में भी, लेकिन ये जो अपना एक जो एक धार्मिक परिभाषाएं गढ़ी हुई हैं, और उसमें भी वो के सब वो सब मत ढूंढिए, जो वेदों में कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको मत समझिए, उसको भी मत पढ़िए। जो जिनके कुछ क्या कहते हैं दार्शनिकों ने जो बयान दे रखा है, जिनका उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कुछ अलग अलग किस्म का रहा। एक वक्त में जो गाय को जो डोमेस्टिक वो मानते हैं, एनिमल मानते हैं, और दूसरी ओर ये उसको पूजते हैं, दूसरी तरीके की बात करते हैं। तो जहाँ जिन इनको जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसे वैसी ये बात बना लेते हैं। तो इसका मैं समझता हूँ कि ये अगर ट्रम्प साहब के सामने इस तरह की बातें हुई, तो ट्रम्प साहब ने जैसे एक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि डेयरी प्रोडक्ट्स वाला सिलसिला जो है वो वही होगा जो अमेरिका चाहता है, इसका टैरिफ उसी तरीके से लगाया जाएगा। और बाकी भी आप कुछ करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि आप बोलते ही नहीं है। फ्रांस बोल जाता है, पुतिन और दूसरे मुल्क बोल जाते हैं, लेकिन आप बोलते ही नहीं है, आप चुपचाप रहते हैं। वहां जहां आपको बोलना चाहिए, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी सबको आश्चर्यचकित करती है। तत्काल बोलना चाहिए। जिस तरीके से हमने जो ड्रामे देखे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के और ट्रम्प के बीच में संवाद के, वो वहाँ के यूक्रेन के लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रपति बात करता है, किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री उस तरीके से बात क्यों नहीं करता। ये हमें देख करके बड़ा अपने आप को नीचे देखना पड़ता है कि ये क्यों नहीं बोलते। ऐसे तो ये खूब बोलते हैं, ये हर भाषण देने की कला में उस्ताद हैं, हर तरीके से सारा ड्रामेटाइज करके बोलते हैं। हाँ, बाकी जगह तो, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि ट्रम्प के साथ में जब चर्चा करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बड़े पोलाइट हो जाते हैं, बड़े शायद वो कहते हैं कि मेरे ट्रम्प भी तो दावा करते हैं कि मेरे मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उस दोस्ती का है कि क्या है, कैसे इजहार करते हैं, अभी देखने को पता लगेगा जब वो लिस्ट अपनी जारी करेंगे। ये भारत के साथ में टैरिफ का क्या हाल है। जी एक आखिरी सवाल लेते हैं
लोग भूल गए कि एससीओ का समिट हुआ था जहाँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे। लेकिन आज फिर एक एससीओ का समिट है जहां पर विदेश मंत्रियों का समिट है, और वो भी तियानजिन चाइना में ही है। और 20-25 दिन से लोग कयास लगा रहे थे कि शी जिनपिंग कहाँ है, शी जिनपिंग कहाँ है, शी जिनपिंग कहाँ है। तो शी जिनपिंग आज अपीयर हो गए साहब। अपीयर होके जितने भी हाँ, विदेश मंत्री आए हुए थे, जयशंकर भी आए हुए थे, और उन सब से उनकी मुलाकात भी हो गई। मेरे पास उसकी एक फोटो भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये फोटो आपको शायद पसंद भी आएगी, ये लीजिए। ये जयशंकर साहब है और शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। ये फोटो आज की ही है, मैं आपको बताऊं, ये फोटो आज की है। इसमें आप देखेंगे कि शी जिनपिंग जो है, बहुत इनफॉर्मल है, उनके चेहरे पे कोई टेंशन वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और जयशंकर बिल्कुल तन के ऐसे खड़े जैसे कोई कोई स्कूल बॉय होता है सामने, जो सामने हेडमास्टर आ जाए तो एकदम से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। तो जैसे कह रहा होगा, क्या हो ककुआ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम खड़े होके, हैं? तो वो कहेगा, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल यहाँ ठीक खड़ा हूँ। और आगे जब शी जिनपिंग ने हाथ बढ़ाया मुस्कुरा के, तो जयशंकर तो बिल्कुल, क्या कहते हैं कि गंभीर अवस्था में हाथ मिला रहे हैं, शायद हाथ मिलाने से डर भी रहे हैं, उन्हें सचा रहे हैं कि उनको लगता है कि यार इतना बड़ा बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मैं इसका करूं तो करूं क्या, क्या जवाब दूं। सर, इस फोटो को देख के आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये अम, आपने कह तो सारा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना का अपना एक स्वरूप है, उस स्वरूप से आप सीधे सीधे संवाद नहीं कर सकते। तो जब प्रधानमंत्री, ऐसे मौकों पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन वो तो क्योंकि विदेश मंत्री का ही सिलसिला था इसलिए गए हैं। और अगर हमारे प्रधान, मैं तो यूं कल्पना करता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो फिर वो दोनों हाथ खोल के, और झप्पी वाला उनका कार्यक्रम है, शी जिनपिंग से वो झप्पी देखने वाली मेरी बड़ी तबियत थी कि अगर वैसा हो कि जयशंकर जी से तो उम्मीद की नहीं जा सकती। वो तो जिस तरीके से सहज सामान्य जैसा विदेश मंत्री होता है, वो वैसे खड़े हैं। और ये आपने सवाल मुझसे बड़ा गलत कर लिया, मैं क्या बताऊं, ये बच्चे जैसे तो नजर नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं। लेकिन सचमुच में जिसको देख करके दुनिया अपनी चाल भूल जाती है, चीन का वो आदमी जब आपके सामने खड़ा हो, जिसको लेके ताइवान अभी सांसें ऊपर नीचे कर रहा है, ट्रम्प से बातचीत हो रही है, और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। इस तरह की बात कहने वाले के सामने, वो इस तरह की बात कर सकने वाले के सामने अगर हमारा विदेश मंत्री कुछ ढीला सा नजर आता है या बहुत ज्यादा पोलाइट नजर आता है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी। जी। अब एससीओ समिट विदेश मंत्रियों का समिट है, ये है। और हम्म। दो तीन चीजों के अंदर भारत ने चीन को बहुत बुरी तरह से प्रोवोक किया है। अमेरिका के कहने पे किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और मोदी जी की जो स्पीच थी एक्चुअली ब्रिक्स के अंदर, ऐसा लगता था कि वो व्हाइट हाउस से लिख के आई है। और वो सारा पैराग्राफ जो क्वेड की मीटिंग में पढ़ा गया था जयशंकर और मार्को रूबियो के द्वारा, कि क्रिटिकल मिनरल्स को वेपन नहीं बनाना चाहिए, सेम पैराग्राफ मोदी जी ने उसी लैंग्वेज में वहां पे पढ़ा था। और फिर दलाई लामा के मुद्दे पर जो सारा लफड़ा हुआ, ओम सैनी जी, वो भी बड़ा दुखद था। मोदी जी ने वहां भी प्रोवोक किया चाइना को, जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे जो बड़ा ये हुआ कि हमने विदेश नीति को मुख्यमंत्रियों के हाथ में सौंप दिया। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यहां तक आकर कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती है, तिब्बत से लगती है। अब तिब्बत एक सेटल्ड मैटर है भारत की विदेश नीति के अंदर। इसने, जब ये चाइना ने ये शब्द सुने, तो चाइना को आया गुस्सा। और उसने एक शब्द यूज किए जो चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, कि इंडिया हैज शॉट इटसेल्फ इन द फीट। भारत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये कह के। मुझे लगता है कि ये जो इंडिया हैज शॉट इटसेल्फ इन द फीट, ये बहुत हार्श स्टेटमेंट है डिप्लोमेसी के अंदर। और ये, अब जो जॉइंट डिक्लेरेशन तो जब आएगा तो आएगा, क्योंकि वहां पर तो जॉइंट डिक्लेरेशन में वही होगा जो चाइना चाहेगा, दूसरे तो कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ पर तो ईरान भी है और पाकिस्तान भी है, इसके अलावा बेलारूस भी है, भारत भी है, रशिया भी है, और साथ में चार देश जो है सेंट्रल एशिया के भी हैं। लेकिन विदेश नीति के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट समिट है यहाँ पर। और जयशंकर यहाँ पर पूरी तरह से, एक तरह से बैकफुट पे है, पूरी तरह से भारत बैकफुट पे एक तरह से कहा जाए तो। इतना कमजोर स्थिति में भारत किसी समिट में नहीं था जितना इसमें है। आप आपकी एक एससीओ की आज की मीट के ऊपर, हालांकि ज्वाइंट स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं
आपकी छोटी टिप्पणी इस पर भी चाहूँगा कि इंडिया बैकफुट पे तो आ ही रहा है कहीं न कहीं। देखिए, जो विदेश नीति के सवाल पे हम लोग कई जगह बहुत विचलित हुए हैं। इज़राइल वाले मामले में भी हम लोगों का स्टैंड कोई अर्थपूर्ण नहीं रहा और यही एक आज़माइश का मौका था कि जिस पे पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीनियों के साथ में हमारे जो ताल्लुक रहे, उनको लेकर के पूरी दुनिया में हमें एक बेहतर मुल्क और डेमोक्रेटिक मुल्क समझने का सिलसिला बना रहा है। जब से हमारे प्रधानमंत्री अपने विदेशों के दौरे करने लगे हैं और अपने संबंध बनाने लगे हैं, उसमें और जो अमेरिकन डोमिनेंस उसमें जो नज़र आने लगा है, ये हम लोग स्वीकार नहीं करते थे। विश्व की बड़ी ताकतें हैं, यानी कि एक वक़्त में तो सोशलिस्ट मुल्कों का एक समूह और सीटो नाटो का एक समूह ये अपना दबदबा रखता था, तब भी हम लोग नहीं वो करते थे। लेकिन अभी जैसा 10 बरस में हमारी विदेश नीति के जो स्वरूप चल रहे हैं, वो बड़े अपने आप में तकलीफ देने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप जिस संवाद का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फैसला जारी होता है, किस तरह की बात कही जाती है और उसमें कुछ हमारे लिए अटपटा ना हो, इस तरह के क्योंकि चीन तो अपनी वो सब करने में कहीं चूकता नहीं, वो तो बड़ी निर्ममता के साथ में पेश आता है। अपनी सीमाओं को लेकर के भी जिस तरीके से उसने वो किया है अपना दबदबा दिखाया है, तिब्बत को आज तक उसी को एक बेस करके अभी जैसे ये जो चल रहा है इसमें हमें अब सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो संकट काल में मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। आप चुप रहें तो ठीक रहे, क्योंकि गलत बोलने से बेहतर है कि आप चुप रहें। लेकिन अ, बोलने से बाज भी नहीं आते और फिर उसके अर्थ के अनर्थ भी निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो अ, बयान आएगा इन विदेश मंत्रियों के बाद में समिट का, वो कुछ स्थापित कर सकता है कि हम कुछ बदलाव पे हैं या वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले। जी। कि आपने सही कहा लेकिन हाँ इस बार जितनी तल्खियाँ हैं, उन तल्खियों के माहौल में जयशंकर एक्चुअली वहाँ पर गए हैं और मुझे नहीं लगता है उससे कोई बेहतर नतीजा निकलने जा रहा है क्योंकि भारत अमेरिका की गोदी में जाकर तो बैठ ही चुका है और उसके लिए चाइना को प्रोवोक करना कोई ज़्यादा उचित नहीं था। इवन कल बहुत बुरा हुआ जब रशिया ने पहली बार भारत को साइडलाइन किया और बुरी तरह से साइडलाइन किया। रशियन मीडिया जो स्पुतनिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहली बार इतिहास में 75 सालों में चीन का साथ देते हुए अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित किया, जिसको वो साउथ तिब्बत कहा है और उसको कहा कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेड वर्ड इस टाइप के वर्ड हमेशा डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आते हैं, जैसे कि कश्मीर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेड अरुणाचल प्रदेश जो है ये पहली बार रशियन मीडिया ने यूज किया। इससे पता लगता है कि रूस भी किस ढंग से भारत से दूरी बना रहा है और चीन से नजदीकियां बना रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि भारत ने अपने एक अभिन्न मित्र रूस को खो दिया है या कहा जाए कि भारत ने कह दिया कि मैं रूस का त्याग करने को तैयार हूं लेकिन मैं अमेरिका का त्याग करने को तैयार नहीं हूं। ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा। लेकिन इसी के साथ कुछ आप कहना चाहें तो हम सैनी जी इस ऊपर कह सकते हैं हम। लेकिन ये स्पुतनिक का जो ऑफिशियल बयान है बहुत ना, ना खतरनाक बयान है। आप ये बहुत निश्चित रूप से ये एक बड़ा 75 साल के पूरे समय जिस तरह से सोवियत रूस की इस एजेंसी ने जो कुछ बयान देखा है, लिखा है, बोला है, अपने आप में संकेत है कि एक गठजोड़ क्योंकि रूस जानता है कि अगर चीन के साथ में संबंध ठीक नहीं होते हैं तो फिर अमेरिका और जो उनके गठजोड़ वाले जो मुल्क हैं, उनका सिलसिला बड़ा अलग किस्म का होगा। ताइवान से जो एक तनाव का सिलसिला बनाई है और चीन चाहता है किसी भी हालत में ताइवान वापस हासिल होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो इसमें हमें बहुत बच करके रहना चाहिए था और अ, लेकिन रूस ने जो फैसला किया उसके बाद में तो हमें सोच समझ करके ही आगे कदम बढ़ाने की बात करनी चाहिए। जी।